हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एंड एज वी नो, एंड आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे भी होंगे आईएफएस के इस चैनल पर। तो वैसे ही आईएफएस की लेगेसी एसआर में दिन ब दिन में तारे मोती जो भी कह लो, रत्न कह लो, वो दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। एंड आईएफएस का नाम कहाँ से कहाँ तक लेके जाए। तो ऐसे ही एक और टैलेंटेड एस्पिरेंट, ये एस्पिरेंट तो नहीं रहे, वो क्वालिफाइड द CSR JRF विद ऑल इंडिया रैंक 151 152। एंड जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया है, कैसे उन्होंने जो भी हर्डल्स थे उनके प्रिपरेशन दौरान वो ओवरकम किए। क्या इंस्पिरेशन था, क्या मोटिवेशन था, सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें से चुरा लेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज उनसे चुरा लेंगे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन्हें वो मददगार हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम कर लेते हैं कि हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आईएफएस साइड। एंड सबसे पहले तो Thank you, sir. आप हमें आपका इंट्रोडक्शन दे। Okay, sir. So, sir, my name is Himanshu Kumar Singh, and I am pursuing MSc in Botany from Banaras Hindu University, Varanasi. And currently, I am in fourth semester itself, so I will pass out after 1 month. And that's it for my introduction. And I took the recorded lectures of IFSS. एंड अलॉन्ग विद द CSIR आर यू टारगेटिंग अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, या फिर आपका सोलली टारगेट CSIR ही था? नहीं सर, मेरा टारगेट सिर्फ CSIR ही था। मतलब आपने और कुछ गेट वगैरह, डीबीटी वगैरह नहीं दिया? नहीं सर, मैंने गेट नहीं सर, मेरा जो PhD का टारगेट था वो थ्रू CSIR ही था, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटीज में ही जानी थी PhD के लिए। तो आपका मोटिव क्या था इस CSIR को टारगेट? तो बहुत सारे लोगों का कहना, जाऊंगा CSIR करके रिसर्च में जाऊंगा, आपका क्या मोटिव था सर, मेरा मोटो रिसर्च में ही आने का था, क्योंकि मैं यहाँ BHU में भी देखता हूँ, मेरे प्रोफेसर्स भी रिसर्च करते हैं यहाँ पे, और सबकी रिसर्च बहुत ही अच्छी है। साथ में रिस्पेक्ट भी मिलती है उन्हें। तो और साथ में टीचिंग का भी एक, मुझे मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है आगे जा करके, तो रिसर्च। तो पहले इसलिए मैं। रिसर्च करके पीएचडी लेके फिर आपको टीचिंग यस करना सर। है। ओके, हाँ आपको सर। दोनों दोनों गोल आपके कंप्लीट करने हैं। हाँ हाँ। वेरी नाइस। यस। तो सबसे पहले ये जो CSIR वर्ड है, इससे रूबरू आप कब हुए? किसने आपको बताया, या फिर कैसे आप इससे जान पहचान हुई? सर, मैंने तो इस एग्जाम के बारे में अपने BSc में ही जान गया था ओके। कि इस एग्जाम के द्वारा ही हम आ सकते हैं PhD करने के लिए। तो मेरे हमारे प्रोफेसर्स ने हमें बता दिया था इस एग्जाम्स के बारे में। तो इस वजह से मैं जान गया था, बट मैं इसका प्रिपरेशन MSc में आने के बाद ही स्टार्ट किया हूँ। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था? यस सर, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। वेरी नाइस। एंड ये जो आपका प्रिपरेशन के दौरान कौन से जो यस हर्डल्स सर। आए आपके, तो हर्डल्स को आपने ओवरकम कैसे किया, और वो कौन से हर्डल्स थे? सर, हर्डल्स तो ज़्यादा नहीं थे एक्चुअली में, बट यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही बड़ा इशू था मेरे लिए, क्योंकि मैं क्लासेस भी यहाँ रेगुलर जाता हूँ। BHU में हमें क्लासेस, लैब, बाकी सभी चीज़ें भी रेगुलर करनी पड़ती है। तो बस टाइम मैनेजमेंट ही एक इशू था, जिसको भी मैंने ओवरकम किया, और डिसिप्लिन तो चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो बिकॉज यही आप एक चीज़ें थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, यस सर। एंड वहाँ पे रेगुलरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यस सर। बिकॉज उसका भी एक रेपुटेशन हो। तो यस सर। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट का तो एक बहुत बड़ा इशू रहता ही होगा, और रहेगा ही आगे भी। यस सर। तो इसको कैसे आपने मैनेज? सर, टाइम मैनेज करने के लिए मैंने क्लास क्लास तो मैं जाता ही था। उसके बाद क्लास से आकर के खाने-पीने के बाद जो भी टाइम बचता था, मैं वीडियो लेक्चर्स पहले कंप्लीट किया था मैंने। पहला मेरा टारगेट ये था कि मैं अपना नोट्स कंप्लीट कर लूँ वीडियो लेक्चर्स के, तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे आईएफएस के। उस फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जब मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि लेक्चर्स भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं आईएफएस के, लंबे-लंबे लेक्चर्स होते हैं, तो उसे मैंने पहले कंप्लीट किया है। उसके बाद ही फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न पे आया हूँ। तो इस वजह से फिर जो भी क्लास के बाद जो भी टाइम बचता था, मैं रिवीज़न ही करता था। साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन्स भी लगाता था, तो हो गया मेरा टाइम मैनेज। तो ऐसा कौन सा यूनिट था कि जिसको देख के आप काँप जाते थे कि यार इससे क्वेश्चन ना आए ज़्यादा, या फिर इसके क्वेश्चन थोड़ा चैलेंज करते हैं? सर, मेरे लिए तो मुश्किल यूनिट था सेल सिग्नलिंग एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके। ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो आपने इसके लिए प्रिपरेशन किया था, या फिर जो मेन मेन टॉपिक थे उसको ही किए, या बाकी छोड़ दिए? सर, जैसे बायोकेमिस्ट्री यूनिट में एंजाइम एंजाइम जो टॉपिक है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है।
राइट, बट उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह वो मुझे मैं भूल जाता हूँ बार-बार, तो एक्चुअली मैंने पूरा यूनिट नहीं कवर किया था। जो ओके। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और जहाँ से क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं, मैंने इन 2 यूनिट्स में बस उतना ही पढ़ा था, बाकी यूनिट्स को मैंने पूरा कवर भी किया, बट बायोकेमिस्ट्री एंड सेल सिग्नलिंग में मैंने कुछ टॉपिक्स ही कवर किए जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो ये भी एक सीखने वाली बात है कि आपको टोटली स्किप नहीं करना है कोई भी यूनिट। यस सर। बिकॉज़ नहीं क्या सर, होता है बिल्कुल अभी नहीं। जो 2-3 साल से हम ट्रेंड देख रहे हैं ना, आप अगर स्किप कर रहे हो कौन-सा यूनिट तो इट इज़ अ वेरी बिग गैम्बल। बिकॉज़ यस सर। कैसे होता है, एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस अभी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक यस से सर। ज़्यादा 2-3 यूनिट मिलाकर एक क्वेश्चन आपको देख, तो स्किप करने से बेहतर ये है कि टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ के जाइए। वेरी नाइस। एंड और ऐसा कौन सा यूनिट था जो आपको लग रहा था यार ये तो मेरे हाथ का मैल है, इसके तो मैं इनसे उठकर भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। सर मेरे लिए सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जेनेटिक्स, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। ये 5 यूनिट मतलब क्योंकि ये मेरे सिलेबस के भी पार्ट रहे हैं, तो राइट। इसलिए स्ट्रॉन्ग है। और डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, अप्लाइड बायोलॉजी, ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि मैं कोर बॉटनी, क्लासिकल बॉटनी पढ़ाया जाता है बीएचयू में। ये सब पार्ट हमारा यहाँ सिलेबस में भी कवर हो जाता है। बट बायोकेमिस्ट्री उतना डीपली हम यहाँ नहीं पढ़ते, तो वो एक था कि अलग से पढ़ना पड़ रहा है, टाइम लगा, और सेल सिग्नलिंग भी हमारा पार्ट नहीं है कोर्स का, तो इसलिए वो भी थोड़ा हर्डल था। मैं भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो आपके सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में जो टॉपिक है ना, और जो आपके एग्जाम में जो सिलेबस है, अगर वो दोनों मैच हो रहे हैं तो सबसे पहले वो कर लेना सर। आपके यस सर। एमएससी के साथ साथ। बिकॉज उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उसके ज़्यादा नॉलेज आपको जल्दी मिल जाएगी और नया नया कुछ नहीं मिलेगा ना। बिकॉज कभी कभी यस सर। बूस्टर देने के लिए आपको कुछ जो टॉपिक आते हैं वो पढ़ने चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर किया है। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे इस प्रिपरेशन के दौरान पीवाई क्यूज का हर स्टैंड सबसे एक कॉमन सवाल ये पूछे है कि सबका अलग अलग जवाब आता है। कोई बोलता है कि मैं सर पीवाई क्यू सॉल्व ही नहीं करता था, बस 10 दिन 15 दिन पहले सॉल्व किए। कोई बोलता है सर मैं एवरी चैप्टर के साथ पीवाई। तो आपका क्या इसके ऊपर है? सर पीवाईक्यू मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। उसके बिना मेरा नहीं होता एक्चुअली में, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, मैंने नोट्स पहले कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने आईएफएस के सब्जेक्ट मतलब यूनिट वाइज जो पीवाईक्यू बुक है उसको ही लिया था, क्योंकि उसमें हर एक यूनिट के भी जो सब टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन सॉर्टेड है पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस से जितने आए हुए हैं। तो अगर मैंने जैसे जेनेटिक्स से पढ़ रहा हूँ, तो अगर जेनेटिक्स में मैंने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ करके उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तो मुझे आइडिया लग जाता था कि मतलब पैटर्न क्या है एग्जाम्स का, और पैटर्न चेंज हो रहा है इसका, मतलब पहले तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, अब वैसा नहीं आता। तो एक्चुअली आइडिया लग जाता है, और ये भी पता लगता है कि जैसे हमने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया है, तो हर यूनिट में भी सारे टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कुछ टॉपिक्स है जो कि ज्यादा ही पूछ रहे हैं, वो तो पीवाईक्यू से ही आपको आइडिया लगेगा उसका। और अब जैसे इवोल्यूशन यूनिट है, उस यूनिट में भी आप कितना भी पढ़ लीजिए, उसमें नए-नए क्वेश्चंस पूछ दे रहे हैं वो हर टाइम, वो मतलब पता नहीं कहाँ से पूछते हैं। तो उसमें उतना टाइम दे करके भी फ़ायदा नहीं, तो वो आपको आइडिया लग जाता है कि आप किस यूनिट में ज़्यादा टाइम दें, किस यूनिट में कम टाइम दें, वो पीवाईक्यू से आप समझ जाएँगे। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पीवाईक्यू एनालिसिस। मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके इस एग्जाम को जाना है, राइट? मैं यस ये सर। कह सकता हूँ बिकॉज कोई भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड उसकी मार्किंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक फर्स्ट स्टेप कोई भी एग्जाम में। तो सर। आपने बहुत अच्छे तरीके के पीवाईक्यू को जाना है। बिकॉज पीवाईक्यू मेरे हिसाब से तो एक ग्रंथ है, एक धर्म ग्रंथ है, यस सर, भगवत गीता बिल्कुल। कह लो, बाइबल कह लो, कुछ भी कह लो। बिकॉज ये एक रास्ता दिखाती है आपको, है ना। आपको कितना भी आता होगा, सर। आपको कितना भी नॉलेज हाँ होगा सर। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, बट इट डजेंट मैटर। बिकॉज एग्जाम जो पूछेगा वो आपको आना चाहिए, राइट? यस सर। बिकॉज एक, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको बहुत सारे प्रोटीन्स के नाम पता है, बहुत इंटरनल प्रोटीन के नाम पता है, बट वो एग्जाम हुँ। में पूछे ही नहीं जाते तो उसका क्या फ़ायदा, यस सर। राइट? एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको पीवाई क्यू सॉल्व करने पड़ेगा। बस पीवाई क्यू से ही आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम में कौन यस से सर। तरीके से क्वेश्चंस पूछे। एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको स्टडी किया है। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली, कैसे रहा उनका रिएक्शन और आपके खुद का, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिजल्ट को? सर मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट ठीक है, फैमिलीज़ तो खुश ही है, यहाँ प्रोफ़ेसर्स भी मेरे खुश हैं, सब यहाँ पे खुश ही है अभी। बट क्योंकि मैंने 30 यूनिट्स में भी सारे यूनिट्स कवर नहीं किए थे। मैंने जैसे कि बायोकेमिस्ट्री भी मैंने 50-50 किया है, 50 से भी कम ही किया है, एंजाइम ही बस उसमें पढ़ा था मैंने।
मोल बायो, सेल बायो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, ये मैंने पूरे कवर किए हैं। ये क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अब जैसे अप्लाइड बायोलॉजी में भी मैंने सिर्फ़ उस एग्रोबैक्टीरियम का टॉपिक पढ़ा था। तो सेलेक्टिव रहा हूँ मैं, और से क्योंकि अंदर डर रहता है उतना सेलेक्टिव हो जाने के बाद कि शायद नहीं होगा, पूरा क्योंकि नहीं कवर करके जाए, राइट, 7-8 यूनिट ही पढ़ के जा रहे हैं टोटली। तो बट एग्ज़ाम देने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे में, क्योंकि पेपर अच्छा गया था मेरा, मुझे आइडिया लग गया था वो एक कि एक हो एक जाएगा। एक गट फीलिंग आ रहा था कि हो जाएगा, हाँ, बट गट श्योर फीलिंग आ नहीं गई थे। थी। राइट, हाँ, वेरी नाइस। तो क्या प्लान है फिर आगे? आपको बीएचयू में से ही पीएचडी करना है या फिर अब्रॉड जाना है या फिर कुछ सीएसआर के लैब्स आपके दिमाग में होंगे? सर अभी तो अब्रॉड का तो अभी नहीं सोचा, वो पोस्ट डॉक जा सकते हैं आगे फ्यूचर में, बट अभी यूनिवर्सिटीज़ ही आऊँगा, या तो बीएचयू, डीयू, या मतलब मुझे यूनिवर्सिटीज़ में ना रिसर्च लैब्स वगैरह नहीं चाहिए। मतलब आपको यहाँ यूनिवर्सिटी से ही हाँ, पीएचडी करनी है, रिसर्च लैब नहीं? हाँ सर, यूनिवर्सिटीज़ से। तो क्या मोटिवेशन है जो आपको यहाँ तक खींच के लेके आया? मतलब मास्टर के साथ साथ पढ़ना, इसके लिए सिर्फ एक नॉलेज के साथ साथ एक जिद भी चाहिए होती है, राइट? एक परसिवरेंस भी चाहिए होता है, एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है। बिकॉज कभी कभी लगता है यार मास्टर कर लेता हूँ फिर छोड़, फिर बाद में प्रिपरेशन कर, ये भी कभी कभी एक डाउट आ जाता है भी। कौन सा मोटिवेशन आपको यहाँ तक ले गया? एक्चुअली बीएचयू में होने का फ़ायदा तो है, क्योंकि जैसे मेरे डिपार्टमेंट में भी मैं सराउंडेड हूँ सीएसआर, मतलब जेआरएफ के स्टूडेंट्स जो कि लैब में काम कर रहे हैं प्रोफेसर से। तो वो कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है, वो भी मिलते हैं, वो कभी-कभी क्लास भी आते हैं। तो वो मोटिवेशन देते हैं, और वो लोग भी मतलब समझाते हैं कि इतना भी हार्ड नहीं है। वो क्योंकि वो भी यहीं से एमएससी किए हैं, पढ़े हुए, तो उन्हें देख-देख के मोटिवेटेड फील होते रहता था। और सर कंसिस्टेंसी तो चाहिए, क्योंकि डे 1 से ही कंसिस्टेंट था, भले ही स्लो गया शुरुआत में, बट कंसिस्टेंट था मैं, रुका नहीं था, हो गया। वेरी नाइस। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करोगे, बहुत अच्छे तरीके से एकेडमिक्स में जाओगे। जैसे आपको समझा है वैसे आप ट्राई करोगे कि दूसरों को समझाओ, राइट? वो जो एक एक्सप्रेशन देखते हो आप एक स्टूडेंट के चेहरे के ऊपर, उसके भूखे होते हैं कोई भी टीचर। यस, यहाँ इसको समझ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। ये एक आप में भूख होनी चाहिए। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो आपको लगना चाहिए कि नहीं यार, मैंने जो मुझे समझाया ऐसे ही मैं मेरे स्टूडेंट्स को समझाऊँ। तो आई होप उसमें आप काम करोगे, एंड जो भी आपका करियर है उसमें आप बहुत 100% अपना दोगे, एक प्रामाणिक तरीके से आप काम करोगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, अपकमिंग फ्यूचर एंड करियर। अभी के लिए तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे आईएफएस की टीम की तरफ। इज ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर।